नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ कांग्रेस के एक ऐसे सीनियर लीडर हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास से लेकर उसकी संघर्ष यात्रा तक के कई पड़ावों को देखा है। वो एक ऐसे नेता रहे हैं जो साफ तो बहुत रहे हैं, क्लैरिटी उनके भीतर बहुत रही है। जो भी बात है उन्होंने हमेशा खुल कर कही है, लेकिन वो भी इस मुस्कुराहट से और इस अंदाज से कही है कि उसका कुछ लुत्फ और उसका कुछ मज़ा अलग ही होता है। मीडिया से, ख़ासतौर से मीडिया डीलिंग जिसको हम कहते हैं, मीडिया डीलिंग से यहाँ मतलब कुछ और मत लगाइएगा आप। मीडिया से डीलिंग से मतलब है मीडिया के साथ खबरों का आदान प्रदान। इसको लेकर उनकी लोकप्रियता बहुत ज़बरदस्त रही है। और यही वजह है कि एक भाई जो संबोधन है, जो ख़ास तौर से बहुत प्रेम और इज़्ज़त के लिए जाना जाता है, वो उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा है। कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है, ख़ासतौर से बाबूलाल चौरसिया जो हिंदू महासभा से जुड़े रहे और उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो विवाद है, उस विवाद की जो त्रयी मध्य प्रदेश में जिन नेताओं ने खुलकर इसके खिलाफ सामना आना पसंद किया है, अरुण यादव, लक्ष्मण सिंह जी और तीसरा नाम मानक अग्रवाल जी का है। तो आज हमारे साथ मानक अग्रवाल जी हैं जो कांग्रेस के मीडिया सेल के मुख्य कर्ता धर्ता भी रहे हैं। न सिर्फ जो सरकार अब नहीं है, यानी 2018 में कमलनाथ जी की सरकार के समय उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, और उसके पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय। मानक जी, मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका। जी नमस्कार। पहले तो मैं इसी विवाद पर आपकी राय जानना चाहूँगा कि आपने जिस तरह खुलकर मुखालिफत की है, इसके सामने आए हैं। निश्चित तौर पर इसके पीछे आपकी सोच और आपकी दृष्टि रही होगी, लेकिन आपने सीधे पीसीसी चीफ से जवाब मांगा है कि गांधी या गोडसे, किसके साथ हैं आप? देखिए, हमें विचारधारा से हम कांग्रेस के अंदर आए। सन 71 से मैं कांग्रेस में हूँ और एक विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में अचानक गोडसे की विचारधारा का व्यक्ति कांग्रेस में आ जाए तो तकलीफ तो कांग्रेस के लोगों को होती है। मैं पहले दिन चुप रहा, लेकिन जब लगातार फोन आने लगे कि आप लोग कर क्या रहे हो, चुप क्यों बैठे हो, आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि मेरे विरोध करने के बाद हजारों टेलीफोन मेरे पास में आए और सब ने ये कहा कि इसका जमकर विरोध करना चाहिए। वो किसी भी कीमत पर गोडसे की विचारधारा के लोगों को कांग्रेस में प्रवेश नहीं देना चाहिए। कमलनाथ जी को या तो अंधेरे में रखा गया जिन लोगों ने प्रवेश दिलाया, या कमलनाथ जी की समझ में नहीं आया, क्योंकि कमलनाथ जी का ज़्यादा वास्ता मध्य प्रदेश से रहा नहीं है। अभी भी कमलनाथ जी का जिलों के अंदर लोगों से वास्ता नहीं है, वो जिलों में लोगों को पहचानते नहीं है। जितना दिग्विजय सिंह जी पहचानते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कमलनाथ जी नहीं पहचानते। इसलिए वो कम्युनिकेशन जो बनना चाहिए कमलनाथ जी के साथ, वो लोगों का रहता नहीं है और उनको सही जानकारी मिल नहीं पाती है। और इसी की वजह से सरकार भी हमारी चली गई। यदि कम्युनिकेशन बना रहता तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल तक चलती। यह आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि कहीं एक संवादहीनता की स्थिति है। कमलनाथ जी के बारे में आपका दावा है कि वो मध्य प्रदेश को पूरी तरह समझते नहीं हैं और इस वजह से कुछ लोग उनको अंधेरे में भी रख सकते हैं। ये भी आपका कहना है? बिल्कुल, निश्चित रूप से उनको अंधेरे में रख सकते नहीं, रखते ही हैं, इसलिए ये स्थितियाँ पैदा हुई। बाबूलाल चौरसिया जी का ये एपिसोड हम लोग भी समझने की कोशिश मीडिया ने भी की, तो कुछ जवाब मजबूत मिला नहीं। मानक भाई, क्या वजह आप देखते हैं? एक ऐसा नेता जिसका जनाधार नहीं है, जिस नेता से पार्टी की हैसियत पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, उस नेता को लाने की ज़रूरत, या तो ऐसा लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? मुझे भी लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है इसमें जी। क्योंकि बाबूलाल चौरसिया अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जिस वार्ड से वो लड़े थे वो महिला वार्ड हो गया है। वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने किसी के मार्फत यहाँ कमलनाथ जी से मिलकर अपनी एंट्री करवा ली है। वहाँ बाबूलाल चौरसिया का लगातार, जब वो मंदिर में पूजा करने जाते थे और गोडसे की मूर्ति लगाकर वहाँ उनको हार चढ़ाते थे, दिया लगाते थे, कांग्रेस के लोग विरोध करते थे, शिकायत करवाते थे, थाने में जाकर धनसन पर बैठते थे। अब उन कांग्रेसियों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने ये सब किया लगातार बाबूलाल चौरसिया के खिलाफ। अब वही उसको ही कांग्रेस में ले लिया आपने, तो उन लोगों की तो समझ लो उनके पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई, ये हालत हो गई उन लोगों की। आपको कोई मन में, खैर मैंने आपको कभी झिझकते और डरते तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी कहीं मन में कोई आशंका नहीं थी कि इतना बड़ा स्टेटमेंट आप देंगे तो किसी कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे? देखिए, आप जानते हैं शरद भाई, कांग्रेस के अंदर बोलना चाहिए बेवक्त, और मैंने तो ये देखा है, मैं इटारसी का रहने वाला हूँ, कि जब सस्ते गल्ले की दुकान के ऊपर लोग
अनाज लेने जाते थे। वो दुकानदार जब ये कह देता था कि दुकान बंद हो गई, अनाज खत्म हो गया, तो जब बोलना पड़ता था वहाँ पर कि हल्ला बोल तो गल्ला मिलेगा, जब सब लोग मिलके हल्ला करते थे दुकानदार दुकान खोल के उनको गल्ला देता था। तो जब तक आप अपनी बात को कहोगे नहीं, जब तक कोई नहीं सुनता है उस बात। जी, ये आपने कांग्रेस के कल्चर को इस तरह से बिल्कुल रिफ्लेक्ट किया है। आप किसी टॉप लीडर से बात हुई? दिग्विजय सिंह जी चुप हैं इस पूरे मामले को लेके? देखिए, दिग्विजय सिंह जी चुप हैं, और दिग्विजय सिंह जी की चुप्पी के कई कारण हो सकते हैं उसमें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं बाबूलाल चौरसिया को नहीं जानता हूँ, वो चुप हैं, क्यों चुप हैं इस बात को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि कार्यकर्ता इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस बात को लेकर, और पूरे मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता। जी जी जी। और नेता भी, जो सिर्फ कमलनाथ जी को छोड़ दीजिए, सारे नेता इस मामले को लेकर कमलनाथ जी के खिलाफ हैं, सारे नेता A to Z। जी। हाँ। कुछ लोग ये भी समीक्षा के सिरे को इस तरफ भी ले जा रहे हैं कि कांग्रेस में एक टूट फूट भी हो सकती है। देखिए, आपको लगता है इसकी आशंका दिखती है? मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस में कोई टूट फूट नहीं होगी जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से यूनाइट है, और यूनाइट रहेगी तो 2023 के अंदर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पुनः बन जाएगी। लेकिन यूनाइट रहेगी तो सब लोगों को मध्य प्रदेश में यूनाइट रहेंगे मुझे लगता है, और कहीं आपस में कोई बात है तो मिलजुल के इनको बात कर लेनी चाहिए। कमलनाथ जी ये बातें सबसे कर लेते तो मेरे ख्याल से ये स्थिति, ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन जो कमलनाथ जी के समर्थक लीडर्स हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी और दूसरे नेता, उनका कहना है कि आप लोग मुश्किल पैदा कर रहे हैं एकता के सामने। आप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लक्ष्मण सिंह जी कर रहे हैं, अरुण यादव जी कर रहे हैं, आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि आप एकता अखंडता के सामने चुनौती बन रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 15 साल तक कार्यकर्ताओं की तो कोई पूछू नहीं। जब मानक भाई इस तरह की स्थितियां हैं, तो फिर आपका केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है? वो चुप क्यों है? राहुल जी के बाद पास में सारी बातें पहुंच गई हैं। एक समय था, जो आपको आज आपके माध्यम से बतला रहा हूं, कि AJL की मीटिंग होती थी दिल्ली में, तो मुझे AJL की मीटिंग के अंदर बुलाया जाता था, वोरा जी उसके चेयरमैन थे जी। तो वहाँ जब बात होती थी तो एक दिन मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करवाया राहुल जी से, और राहुल जी ने मिला, मैं उन्होंने कुछ AJL के यहाँ झगड़े चल रहे थे BDA के और इंदौर के अंदर, उस बारे में पूछा। फिर उन्होंने, उनके हाथ में एक चिट्ठी थी, मैंने देखी, वो चिट्ठी दूर से उन्होंने मुझे दिखाई, और वो चिट्ठी थी ज्योतिराज सिंधिया की लिखी हुई, कि आपने ये घोषणाएं की थी, इसको कमलनाथ ने नहीं माना मध्य प्रदेश के अंदर। उन्होंने वो चिट्ठी दिखाई, उन्होंने दूर से दिखाई, लेकिन मैंने देखा, मैंने बोला कि जो उन्होंने लिखा है सब सही लिखा है, कि आपने जो भी कहा दशहरा मैदान पे, एक चीज़ को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने सारी चीज़ें लिखी थी, कितना लोन कहाँ का माफ़ किया गया, कहाँ इनको काम दिया गया, कहाँ बॉम्बे में जाकर मिले, सारी चीज़ें उसमें क्लियर थी। तो ये सारी चीज़ें थी, राहुल जी को सारी चीज़ें मालूम है। राहुल जी को सरकार बनने के बाद एक बार भी मध्य प्रदेश में नहीं बुलाया गया। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी इन सारी चीज़ों से नाखुश बहुत पहले से हैं? निश्चित रूप से रहे होंगे। आप जब सरकार पिछली बनी थी कांग्रेस की, तो आपको मीडिया की जिम्मेदारी दी गई, फिर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि आपको वहाँ से उस जिम्मेदारी से मुक्त किया गया? क्या वजह देखते हैं? क्या कुछ कान भरने वाले थे, और कुछ लोग आपकी अभी की नाराज़गी को मीडिया से आपको हटाए जाने से भी जोड़ के देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मीडिया से हटाए जाने के। जिस समय मुझे मीडिया का चेयरमैन बनाया था, उस समय मध्य प्रदेश में मैं अकेला भोपाल में ऐसा आदमी था जो कमलनाथ जी का झंडा ऊंचा किए हुए था पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और कमलनाथ जी ने मुझे, मैंने उनसे नहीं कहा था, आज भी वो यहाँ पर हैं, उनसे आप पूछ सकते हो, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मीडिया का चेयरमैन बनना। उन्होंने खुद ने मीडिया का चेयरमैन बनाया। एक दिन अचानक बोलते हैं, मुझे ऊपर बुलाया उन्होंने, और एक कमरे में मैं, वो और दीपक बावरिया तीनों बैठे हुए थे। तो कहा, कहने लगे कि मैं शोभा ओझा को मीडिया की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मैं दे दीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। और मैं उठ के वहाँ से चल दिया। 1 सेकंड भी मैंने लगाया, और मैंने अपना सामान लिया और सीधा घर चला गया मैं। जी। मैंने 1 सेकंड की देरी नहीं। बावरिया जी ने मुझसे कहा कि कमलनाथ ने ये आपके साथ में गलत किया है, कमलनाथ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कमलनाथ को यदि आपको हटाना था, एक तो हटाना नहीं था, और हटाया आपको तो कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। कांग्रेस दफ्तर का दरवाजा ही बंद कर दिया उन्होंने एकदम से। उस दिन के बाद मैं कांग्रेस के दफ्तर भी नहीं गया, कमलनाथ के घर भी नहीं गया, वल्लभ भवन भी नहीं गया, विधानसभा भी नहीं गया। उस दिन का दिन है, मैंने कभी नहीं गया। हाँ, मेरे कांग्रेस में जिन लोगों से ताल्लुकात थे उनसे अभी भी हैं, और हमेशा बात होती रहती है। दिग्विजय सिंह जी से हमेशा मिलता रहता हूँ, सबसे मिलता रहता हूँ।
क्या आपकी इस बात का मैं ये अर्थ लगाऊं कि पुराने वरिष्ठ कांग्रेसियों के लिए जो संवादहीनता जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये 2018 के बाद ये स्थितियां एकदम से बदली और दरवाजे उनके लिए बंद होने लगे? शरद भाई, 15 साल तक हम लोगों ने संघर्ष किया मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार में। खूब लड़ाइयाँ लड़ी, खूब प्रदर्शन किए, खूब हमारे खिलाफ केस बने। जितने केस हमारे खिलाफ बने, एक केस हमारा वापस नहीं हुआ 15 महीने के अंदर। एक केस भी वापस नहीं हुआ। हमने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। मंत्री और एमएलए के साथ जो केस बने थे वो सब वापस हो गए। उसके अलावा जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर केस बने थे, कहीं किसी का भी वापस नहीं हुआ। ये स्थिति थी। ऐसा लगता नहीं था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है। उस बीजेपी की सरकार में हम लड़ तो सकते थे, यहाँ तो स्थिति ये हो गई कि हम लड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारी सरकार है और बड़ी मुश्किल से सरकार आई। और ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी का विरोध था, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी। ये स्वयं राहुल जी ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग के अंदर कहा है कि बीजेपी का विरोध था, इसलिए कांग्रेस पार्टी को कि वहाँ पर सरकार बनी। लेकिन मानक भाई, खुद दिल्ली में राहुल जी की वर्किंग को लेकर तथाकथित रूप से बड़ा संतोष है। G23 के लीडर्स जो जम्मू कश्मीर में, जिनकी बहुत इम्पॉर्टेंट एक बैठक हुई, सब केसरिया पगड़ी लगाकर बैठे, वहाँ राहुल जी, सोनिया जी के पोस्टर्स नहीं थे। क्या आपको नहीं लग रहा सब कुछ डिसऑर्डर हो रहा है कांग्रेस में? देखिए, कोई डिसऑर्डर नहीं है। राहुल गांधी ऐसा व्यक्तित्व है कि वो आदमी पूरी लड़ाई लड़ रहा है बीजेपी से और नरेंद्र मोदी जी से। और जब वो आदमी बोलता है राहुल गांधी, तो पूरी बीजेपी, सारे प्रदेश के अध्यक्ष, पूरी बीजेपी राहुल गांधी के पीछे लग जाती है। राहुल गांधी निश्चित रूप से इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे और आपको दिखेगा भविष्य के अंदर इस देश के का नेतृत्व करेंगे और निश्चित रूप से 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रिवाइवल का क्या रास्ता देखते हैं? देखिए, क्या दिग्विजय सिंह जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए? किस तरह आप देखते हैं? अब ये तो हाईकमान को तय करना है जी। जिसको भी जिम्मेदारी हाईकमान देगा वो निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। मध्य प्रदेश में लेकिन सरकार बन सकती है यदि किसी अच्छे कार्यकर्ता को या नेता को जिम्मेदारी मिल जाए जो कांग्रेस को एकजुट रख सके मध्य प्रदेश के अंदर, वो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल सके और उनसे कम्युनिकेशन बना के रखे, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2030 में बन जाएगी। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, जो भी कांग्रेस का नेता थोड़ा असंतुष्ट होता है, आजकल यही लोग खबर तुरंत कहना और उड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये बीजेपी में जाने वाले। मानक अग्रवाल जी, हालांकि आपसे ये बात करना कि आपका जिस तरह का डीएनए और जिस तरह का आपका कल्चर है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से आप क्या कहेंगे जो इस तरह के इंटरप्रिटेशन लगाते हैं कि क्या मानक अग्रवाल जी भी इटारसी से अगला चुनाव कुछ परिवर्तित होगा? मैं सन 71 से कांग्रेस पार्टी में हूँ। मेरा डीएनए कांग्रेस का है। मैं कांग्रेस के अंदर जीता हूँ, कांग्रेस के अंदर पैदा हुआ हूँ और कांग्रेस में ही मरूंगा। मैं कभी किसी दूसरी पार्टी के अंदर कतई नहीं जाऊंगा और जिस पार्टी से अभी तक संघर्ष करते रहे उसकी तरफ तो देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन कांग्रेस के लिए आप ये मानते हैं कि संवादहीनता की ये स्थिति दूर होनी चाहिए? कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में। कम्युनिकेशन बना रहेगा तो कांग्रेस पार्टी को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। तो ये कांग्रेस के जो दुश्मन है ये कौन है मानक भाई? ये विद इन दी कांग्रेस ही है क्या? देखिए, कांग्रेस के अंदर भी ये आ गए, जैसे गोडसे के अनुयायी लोग यहाँ कांग्रेस में घुस गए। इस टाइप के लोग जब कांग्रेस में घुस जाते हैं तो ये धीरे धीरे विष फैलाने का काम करते हैं, इससे कांग्रेस को नुकसान होता है। जब आपके यहाँ राजस्थान में पायलट साहब का असंतोष दूर किया जा सकता, मध्य प्रदेश में क्या केंद्रीय नेतृत्व ने ठीक से हैंडल नहीं किया सिंधिया जी के मैटर? देखिए, सिंधिया जी के मैटर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से तो नहीं बतला सकता, लेकिन यदि उसको सही तरीके से कम्युनिकेशन उनसे भी बना रहता तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती कि उनको छोड़ के जाना पड़ता। ये सही बात है कि अगले चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर है, लेकिन फिर भी क्या विधानसभा चुनाव में खम ठोक सकते हैं आप फिर एक बार? देखिए, ये पार्टी तय करेगी, ये पार्टी तय करेगी। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी और जहाँ भी जो जिम्मेदारी देगी निश्चित रूप से उसका निर्वहन ईमानदारी से करेंगे और पार्टी के हित में करेंगे। कोई दायित्व पीसीसी चीफ आपको फिर देते हैं तो क्या फिर प्रदेश कांग्रेस के दरवाजे और उस दहलीज में जिससे आपका गहरा भावनात्मक जुड़ाव है पहुंचेंगे वहाँ? दायित्व का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कम्युनिकेशन बनाना बहुत जरूरी है। जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है तो फिर कहीं आदमी कुछ नहीं कर पाता है। कम्युनिकेशन है ही नहीं। मैं तो मीडिया से भी कम्युनिकेशन खत्म हो गया था कमलनाथ जी का। मेरे पास में कई मीडिया के लोग कहते थे मिलते ही नहीं है।
भाई कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक वो पता नहीं उनने कहाँ से वो एक रविंद्र करके एक आदमी को ले आए थे, बल्लभवन में बिठा दिया था, वो मीडिया के लोगों से बदतमीजी करता था। तो ये मीडिया से कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। जब कई लोगों ने शिकायत की तो फिर उसको यहाँ से भगाया और वो दुबई चला गया। तो मीडिया से कम्युनिकेशन जिस आदमी का हो उसको साथ रखना चाहिए। कम्युनिकेशन बना रहेगा आपका कार्यकर्ताओं से, मीडिया से, जनता से, तो आपको कोई कहीं पर भी आने से नहीं रोक सकता। क्या आप ये भी मानते हैं कि बीजेपी ने इस पर काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी स्टडी की है कम्युनिकेशन पर? देखिए, बीजेपी की स्थिति अलग है। बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, वहाँ आरएसएस काम करता है और उसकी हर जगह लोग फैले हुए हैं। हालांकि कांग्रेस, हर गांव के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा, कांग्रेस का झंडा उठाने वाला मिलेगा, बीजेपी के पास में हर गांव में नहीं मिलेगा। इसके बाद कम्युनिकेशन की कमी के कारण कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। नुकसान होता है। चलिए, बस बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद भाई, बहुत शुभकामनाएं आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए। ये थे मानक अग्रवाल, कांग्रेस के सीनियर लीडर। और आपने देखा कि ये कांग्रेस का एक कल्चर है। एक बड़े मुद्दे पर कोई झिझक नहीं है बात करने में, कोई संकोच नहीं है और ना कोई चिंता है। एक क्लियर कंसाइंस के साथ, एक बहुत ही क्लियर कंसाइंस के साथ मैं कहूँगा सारी बातें मानक अग्रवाल कहते हैं। साफ तौर पर उनका एलिगेशन है कि ये संवादहीनता की वजह से हुआ है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये उनका बहुत साफ तौर पर आरोप है कि पार्टी में ये चीज़ बहुत व्याप्त हो गई है और इससे तुरंत निजात पाने की, मुक्त होने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि आप सबसे बात करिए, पार्टी के टॉप लीडर्स से लेकर नीचे अंतिम पंक्ति के अंतिम कार्यकर्ता तक संवाद की कड़ी में गुथ जाइए, एक दूसरे के कंधों में बाहें डालकर संवाद करिए और बीजेपी से भिड़ने की मजबूत रणनीति बनाइए। तमाम चीज़ें होने के बाद भी उनका कहना है कि कांग्रेस में जिया, कांग्रेस को ही धारण किया अपने मन वचन कर्म में और अंतिम सांस भी इसी पार्टी में लूंगा, लेकिन जो चीज़ें पार्टी की बेहतरी के लिए ज़रूरी हैं वो कहने से नहीं चूकूंगा। पिछली सरकार की कांग्रेस की नाकामयाबी के पीछे भी तथाकथित वो यही बातें गिनाते हैं कि बात ठीक से नहीं होती थी। जो मीडिया सेल के प्रमुख से उनकी विदाई थी उस पर वो कहते हैं कि इस पर जो पूर्व प्रभारी थे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, दीपक बावरिया, वो भी हैरत में पड़ गए थे और उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया था कि बिना कोई दायित्व दिए एक दायित्व से कैसे एक सीनियर लीडर को वंचित किया जा सकता है। लेकिन मानक अग्रवाल जी अपने आहत मन के बाद भी कहते हैं कि उसके बाद मैं पीसीसी की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, विधानसभा नहीं गया, पीसीसी चीफ के यहाँ नहीं गया, किसी ऐसी बैठक में भी नहीं गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये स्थितियां बदलें। वो कहते हैं किस तरह से बदलेंगी, क्या बदलेंगी, ये केंद्रीय नेतृत्व की निगाह है, वो इसको देखेंगे और इसको पूरा करेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि स्थितियां बदली जा सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ संवादहीनता की स्थिति जो पार्टी में बनी है। और शायद वो ये भी इशारा करते हैं कि कुछ लोग जो शायद कांग्रेस के साथ जिनका स्नेह नहीं है, बल्कि वो ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि ये किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो, वो कमलनाथ जी को भी अंधेरे में रख रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस को भी अंधेरे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ऐसा होने नहीं देंगे और हम फिर कांग्रेस के पुराने वैभव को लौटाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में डटेंगे और 2023 में फिर एक बार अपनी पार्टी का परचम फहराने के लिए पुरजोर एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।